ओके जी। सो जून 2024 अटेम्प्ट का जो आपका मॉक एग्जाम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जरा कि क्या क्या उसमें आया हुआ है एंड सो ऑन। हमारे पास आ फिर नहीं जाएगी। मिल जाएंगे आप। इन तो किया था हमने। फिर ट्राई कर लेते हैं एंड करने की। तो बेसिकली जब तक आप इसको एंड नहीं करते हो वो सेल्फ मार्क में जाता नहीं है। ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन पे आके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गई है। हम नेक्स्ट करेंगे और इसको हम करेंगे एंड एग्जाम। वो कह रहा है एंड। यस। नहीं, सेल्फ मार्क के बाद तुम रहते हैं। सो ये हमने इसको एंड कर दिया और एग्जिट किया, वापस इधर ले आए। अब ये सेल्फ मार्क में हमें मिलेगा। यस, ये आ गया सेल्फ मार्क में। अच्छा, सेल्फ मार्क आप एक दफा कर सकते हो, दोबारा बता रहा हूँ। तो सेल्फ मार्क में आप आंसर जो है एग्जामिनर के वो भी देख सकते हो। और मैं ये करता होता हूँ कि जब सेल्फ मार्क कर रहा होता हूँ तो मैं जो एग्जामिनर आंसर है मैं उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम सेल्फ मार्क पे जाएंगे, जो यहाँ पे आपने आंसर्स लिखे हैं वो भी दिखाएगा और एग्जामिनर के आंसर दिखाएगा। अभी आप अगर स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखो तो ये एग्जामिनर के आंसर देखो, इसमें मार्किंग गाइड वगैरह सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आंसर्स पे। ठीक है। और ये इसके आंसर्स आ गए। अब यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल पी प्रेस करो, वो आपको प्रिंट की ऑप्शन दे देगा, सेव एज अ पीडीएफ। ये सारे आंसर्स आ रहे हैं। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दिस इज प्री जून 2024 का मॉक। ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया आंसर्स को। अब ये वो आंसर्स हैं जो आपने अपने क्वेश्चन की अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। एक सेकंड प्लीज। अच्छा, ये जो आपका जून का प्री मॉक दिया हुआ है एसीसीए ने, इसकी अगर रिक्वायरमेंट देखें तो क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में? तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट ए कहते हैं यूजिंग एग्जिबिट वन एंड इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ गैम्बा को इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च दिसंबर 2007। एक्सप्लेन करना है आपने कैलकुलेशंस के साथ। इसका मतलब है इसकी भी कैलकुलेशंस बनेंगी। ठीक है। स्प्रेडशीट में आपको बनानी पड़ेंगी। रिक्वायरमेंट बी में कह रहे हैं यूजिंग एग्जिबिट टू एंड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ स्लैश कंपनी इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट दैट 31st of December 7। अगेन एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन और स्टैंडर्ड को वो कह रहे हैं कि रेफर करें। C में कह रहा है exhibit using exhibit 1 and 2 and your previous answer adjust the pre-populated spreadsheet response option to correct the draft consolidated statement of financial position as at 31st of December 27। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। Now if we go to this exhibit 1, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिजनेस का क्या सीन है एंड सो ऑन। थोड़ा जूम करते हैं इसको। On 1st January 7, Enric acquired 60% share capital of Gamba Company। तो गैम्बा तो पूरा साल सब्सिडी रही है। The consideration transferred by Enric was $50 million in cash. Enrico must also make a further payment of 35 million on 31st of December X8, but no accounting entries have been made to recognize in relation to this। अच्छा, ये this is deferred consideration। कोई condition नहीं लगी तो contingent नहीं है, deferred है। The carrying amount of Gambaco net assets in the individual financial statements at the acquisition date was $80 million. Included in the net assets at acquisition was a factory building with a carrying amount of 10 million at a fair value of 40 million. So 30 million की fair value adjustment आ गई and a remaining life of 15 years. Done. Excess depreciation के लिए data मिल गया मुझे।
The tax base of the carrying amount of the individual financial statements, the tax base of the building is its carrying amount. अच्छा, जो carrying amount है वही tax base है. Carrying amount कितनी है? Carrying amount is 10. तो इसका मतलब है टैक्स बेस में 10 ही है. पहले डेफर्ड टैक्स नहीं आ रहा था, अभी 30 मिलियन पे डेफर्ड टैक्स भी आएगी लायबिलिटी. The tax rate in this jurisdiction is 20%. The net assets of Gamba company have been included in the consolidated financial statements at the carrying value. ठीक है, तो हमें वो फिर एडजस्टमेंट, उसकी एक्सेस डिप्रिसिएशन, टैक्स तीनों देखते हैं. It is group policy to measure the non-controlling interest at its acquisition at its proportionate share of the fair value of subsidiaries identifiable net assets. तो NCI जो calculate करना है वो proportionate method पे, goodwill proportionate method पे. Goodwill arising on acquisition of Gamba company has been measured and recognized at $32 million in the draft consolidated statement of financial position. This was calculated as follows. अब ये goodwill उसने जो calculate की है 50 million और फिर उसने 80 million का 40% लिया है. अब 80 million का 40% उसने गलत लिया है क्योंकि नेट एसेट्स की वैल्यू जो 80 है इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, मतलब परसेंटेज उसने ठीक मल्टीप्लाई की है, लेकिन अगेन इट शुड हैव बीन द डिफरेंट वे. और उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स माइनस किया, उसमें गुडविल निकाली हुई 2 की, जो कि इनकरेक्ट है. डिस्काउंट रेट ऑफ 5% शुड बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ये पहला रिक्वायरमेंट ए वाज वे टू सिंपल. मतलब मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करता कि एसबीआर के एग्जाम में इतना सिंपल आ जाए. अब मैं ये भी, और ये पास्ट पेपर सवाल भी नहीं है कि तुमसे मैं कहूँ जी पास्ट में आया हुआ है. इट इज मॉक ना, जिन्होंने खुद बनाया है, तो वो थोड़ा सा तो आसान रखेंगे ताकि बच्चे थोड़े मोटिवेट हो. ठीक, लेकिन अगेन एक्सपेक्ट द वर्स्ट. ठीक है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट. ठीक है, ताकि अगर आप वो चीज आ भी जाए तो आप कर सकें. अच्छा, ये तो ये पार्ट हो गया, तो इजी है. दूसरे में क्या हो रहा है? सेल ऑफ शेयर सेल है. ठीक है, ये आपने कोई सब्सिडी बेच दी है, इसके बारे में क्या कहते हैं? Several years ago, Enric co-purchased 75% equity shares of Slash company. On 31st of December 2017, Enric sold 10% equity shares of Slash. This reduced the holding to 65%, but meant that control over Slash was retained. So ये तो कंट्रोल है, इसमें NCI का वो जो डिफरेंस वो लेना है, इंक्रीज डिक्रीज इन OCE आपने निकाला. अच्छा, क्या कहते हैं? Cash proceeds of 22 million were received from the sale, with the other side of the accounting entry being recognized as other income in the consolidated statement of profit and loss. ये तो गलत एंट्री कर दी है इसने. जो पैसे मिले हैं उसको उसने डेबिट किया कैश में, यही कह रहा है ना? yes, और दूसरी एंट्री जो उसने अदर इनकम में रिकॉर्ड कर दी, ये गलत है. अदर इनकम से रिमूव करेंगे आप कितना? 22 मिलियन, और जितना एक्चुअली आपके पास गेन आ रहा है, मतलब इसका कुछ हिस्सा आप एनसीए को दे रहे हो ना, तो डेबिट वुड बी द 22 मिलियन कैश, क्रेडिट वुड बी एनसीआई बाय सम अमाउंट, और बाकी क्रेडिट या डेबिट आपके पास जाएगा उधर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में. हाँ जी, क्रेडिट पे हुआ तो गेन होगा, डेबिट पे होगा तो लॉस होगा. तो उसके बाद कहते हैं द नेट एसेट्स ऑफ स्लैश इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर वर कैरिड एट 146 मिलियन. ठीक है, on 31st December, X7 Slash company owned land which had a carrying amount in its financial statement of 6 at the acquisition date, but a fair value of 18. तो 12 million की इसकी fair value adjustment है, land है, depreciation नहीं होगी. It is group policy to measure the non-controlling interest at its proportionate share of the fair value of the subsidiaries identifiable net assets. ठीक है, ये तो आसान है, इतने की मतलब मुझे अनयूजुअल सी चीज नजर नहीं आ रही. अब अगर इसका आंसर देखें, एग्जामिनर ने क्या बताया आंसर में? पार्ट ए में उसने कहा IFRS 3 business combination say that the consideration transferred to acquire control over subsidiary should be made at fair value. The consideration should be recognized at fair value of 31.7 million, 35 divided by 1.05 raised to power 2. This will increase goodwill, and a liability should be recognized for the same amount. During the financial year, the discount on the liability should be unwound. The interest expense of 1.6 million should be charged to the consolidated statement of profit and loss, and the carrying amount of liability increased to 33.3 million. At the reporting date, the liability should be presented as a net current liability on the statement of financial position. Current liability क्यों?
क्योंकि हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 17 और वो 31 दिसंबर 18 पे आपने पे करना था। नेट एसेट्स, IFRS 3 states that the identifiable net assets of subsidiary should be measured and recognized at acquisition at fair value. The subsidiary's property, plant, and equipment needs to be remeasured to its fair value of 40 million. This is an increase of 30 million with the same amount, which will reduce the goodwill by same amount. ठीक है, the 30 million fair value uplift need to be depreciated over the building remaining life of 15 years. This amounts to 2 million in the current financial year, which is charged to consolidated statement of profit and loss. Of this expense, 1.2 million is attributable to the owners of Hendrik, and the remaining 0.8 million to is attributable to NCI. Tax. The fair value of uplift of 30 million creates a taxable temporary difference in the consolidated financial statements. A deferred tax liability of 6 million, जो कि उसने 30 million का 20% निकाला, should be recognized at acquisition, which will increase the goodwill by the same amount. अब goodwill कैसे increase हो रहा है? क्योंकि net assets में से minus होगा, net assets कम होंगे तो goodwill increase होगी. By the reporting date, the taxable temporary difference has reduced to 28 million, क्योंकि 2 million की depreciation भी आ गई. The deferred tax liability should be adjusted to 5.6 million. As such, the deferred tax liability should be reduced to 0.4 million with the corresponding credit posted against the tax expense in the consolidated statement of profit or loss. Of this, 0.24 million, जो कि उसका 60% बनता है, is attributable to the owners of Hendrik, and 0.16 million is attributable to NCI. NCI के बारे में क्या कह रहे हैं? The fair value of the identifiable net assets at acquisition was 104,000. 80 million plus 30 minus 6. The NCI at acquisition should therefore be 41.6 million, जो कि इसने निकाला उसका 40%. This means that NCI at acquisition must be increased by 9.6 million with the corresponding increase to goodwill. NCI बढ़ेगा तो goodwill भी ज़्यादा होगी ना. Goodwill की revised calculation उसने मांगी थी, वो उसने दे दी. Cash consideration 50 अपनी जगह पे, deferred consideration 31.7 पे आ जाएगी. NCI at acquisition 41.6 पे आ गया. Carrying value of net assets is adjusted as 104. Total किया तो goodwill आ गई आपकी 17.3. पहले goodwill 2 थी, अब 19.3 है, तो इसका मतलब है 17.3 का आपके पास क्या आ रहा है? गेन. Done. Share sales. Enrico still has control over Slash company after the sale of shares, meaning that Slash goes remains a subsidiary. Goodwill should not be recalculated on no gain or loss arises on the transaction in the consolidated financial statement. The 22 million recognized as other income in the consolidated statement of profit or loss must therefore be removed. The transaction must be accounted for in equity as an increase to NCI. At the date of the share sale, the net assets of Slash company were carried in the consolidated financial statements at 158 million. This increase in NCI is therefore 15.8 million. अब हमारे पास net assets है वो 158 के थे, ठीक है, उसने निकाले हैं कैसे? 146 plus 18 minus 6. ये fair value adjustment और minus उसकी excess depreciation है. Liability, deferred tax, sorry. तो ये जो वो कह रहा है कि जो 158 है इसमें से 10% हम NCI को दे रहे हैं, that would be 15.8. अब 15.8 के हम net assets दे रहे हैं और बदले में हमें मिल रहा है 22, तो फायदा है. कहते हैं the difference between the proceed received and the increase in NCI is 6.2 million. This is recognized as an increase in other components of equity. मतलब एंट्री क्या बनी? Debit cash 22, credit NCI 15.8 and credit OCE other components of equity by 6.2. ड्राफ्ट उसने दी हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों की एडजस्टमेंट करनी थी. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से देखो 2 माइनस कर रहा है, 30 ऐड किया, 2 माइनस किया, दिस इज एक्सेस डेप्रिसिएशन. अच्छा यही 30 देखो उसने गुडविल में से भी माइनस किया है. 2 जो है उसने रिटेन अर्निंग्स में डाला होगा. ये 2 का जो 60% है रिटेन अर्निंग्स में और 40% एनसीआई में. ये देखिए मिस एडजस्टमेंट देखिए ना, वो डेबिट क्रेडिट दोनों हो रहे हैं, तो एट द एंड आप इस तरह टोटल यहाँ पे सम लगा लोगे इस तरफ का, ठीक है, एक्सेल में. फिर अगली एडजस्टमेंट आ रही है जी 6 की एडजस्टमेंट डिफर्ड टैक्स की. गुडविल में ऐड किया और साथ ही आप लाइबिलिटी में भी ऐड कर दोगे, तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल रहेंगी. ये देखिए नीचे मार्क्स दिए हैं 2 2 2 2 2 एंड लास्टली 3. अच्छा उसके बाद जी रिडक्शन इन डिफर्ड टैक्स है. टैक्स में रिडक्शन आ रही है 0.24 की, वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दिया और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ऐड कर दिया एनसीआई में. उसके बाद एडजस्टमेंट है ये 9.6 की, तो वो आपने क्या किया? गुडविल में ऐड किया
9.6, ठीक है। और उसमें आपने एनसीआई में भी ऐड कर दिया 9.6। उसके बाद जी जो शेयर सेल हुए हैं उनका क्या हो रहा है? 6.2 मिलियन अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में, क्या 22 मिलियन रिटेन अर्निंग्स में से माइनस कर दिया आपने, और 15.8 आपने एनसीआई में ऐड किया। दैट्स इट, इक्वल हो गया। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो बैलेंस रहेगी। पहले 888 था, इसका सॉरी टोटल था 1075, अब 1120। इसी तरह यहाँ पे 1075 और 1120। तो आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हो, अगेन मैंने पहले बताया बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करना सबसे आसान काम है, क्योंकि एडजस्टमेंट आप डेबिट क्रेडिट दोनों करते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि वो बैलेंस रहे। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग की बजाय आप गलती से कहीं और लिख दोगे तो वो उसका एक नंबर कटेगा। हाँ, उसका एक नंबर कटेगा, जो जहां ठीक लिखा है उसका नंबर मिल जाएगा और बैलेंस भी रहेगा। गॉट इट? हाँ जी, यस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे ये आखिरी वाली एडजस्टमेंट जो है, इसकी तीन एडजस्टमेंट थी ना, आखिरी वाले की तीन एडजस्टमेंट थी। चलो पेंच हो गई, सॉरी। तो दिस वाज 125। अच्छा, आखिरी वाले की अब देखें तीन एडजस्टमेंट थे, उसका नंबर भी तीन दिए हैं। बाकी सबके एडजस्टमेंट दो दो आ रही थी, दो नंबर दिए हुए। ठीक है, तो ये तो कंसोलिडेशन का सवाल आपका हो गया। क्या था इसमें? आधे घंटे का सवाल था, शायद कम का, टू बी ऑनेस्ट। टाइम अलाउड घंटा, टाइम अलाउड तकरीबन घंटा है ना, 58-57 मिनट्स। तो ये तो बहुत आराम से आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Using Exhibit 1, discuss the ethical issues raised by Mr. Chan's profit maximization target. Using Exhibit 2 and in accordance with IFRS standard, explain how the sale of medicine to foreign government, including outstanding receivables, should be accounted for in the financial statement for the year ended 31st of December 7। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट्स आ गई। और अगर देखें जी यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसने क्या बात की है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में उसने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। कहते जी referred company is a health and pharmaceutical company which enjoys a significant brand recognition and trust। ब्रांड है तो आइस 38 दिन में आ जाता है। The new finance director, Mr. Chan, an ACCA member, has been appointed as and his target is profit maximization। नया डायरेक्टर आया और नए डायरेक्टर को टारगेट मिला कि जी आपने हमारा प्रॉफिट जो है उसको क्या करके देना है, मैक्सिमाइज करके देना है। The production director, Mr. Finch, has told the board that there is a safety issue with the security seal on one of the medicines that Referco sells. The cost of recalling the medicine would be $1 million। Miss Finch, sorry, Miss Finch, Mr. Finch, yeah. Miss Finch has planned to recall the medicine, but the finance director, Mr. Chan, has blocked the plan as he feels it will affect the share price of the company. Mr. Chen view is that there is very low risk to public. Mr. Chan suggested that to the board that if they wish to recall the medicine, they should buy it back using third parties in order to hide the issue and protect the company's reputation। Ethical issue आ गया ना, ठीक है। Mr. Chan has also instigated a cost-cutting program which will affect several medicines which are due to enter the market over the next few years। Mr. Chan receives a bonus of 1% of the profit। तो प्रॉफिट का परसेंटेज इसको बोनस मिलेगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में सेल्फ इंटरेस्ट आ गया और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। Mr. Chan has decided that rather than invest in research and development of a new medicine which may never be approved,
Referco should acquire companies currently holding medicine patents. The principle behind this move is that having bought these companies, Referco would hold the patents and raise the prices of the medicine significantly. तो वो कह रहे हैं बाकी कंपनीज को खरीद लो और अपनी प्राइसेस बढ़ा लो, कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वो आप ही कंपनीज हो जाएंगे. अच्छा, फिर कहते हैं कि रेफर को would overcharge for its medicine in order to increase the profits. By manipulating market prices, Mr. Chan hopes that Referco may grow significantly as there is a limited competition in the pharmaceutical industry because of the strict regulation. तो strict regulation है, ये खुद फंस जाएंगे. ये जी इसकी एक पहले एग्जिबिट था. Now if we go to the answer, तो आंसर में क्या कह रहे हैं? कहते हैं in all scenarios, Mr. Chan should act diligently, should act with integrity and be honest in all his professional and business relationships. Instead of this, he is being deceptive, dishonest, and is risking health of public. मेडिसिन है, लोगों की जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ कर पाएगी. सिक्योरिटी सील नहीं रहेगी. सिक्योरिटी सील का मतलब मेडिसिन उस तक पुरानी है, बॉटल खुली हुई है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं से कोई मेडिसिन लेते हैं जो कि पैक्ड है, अगर लेट्स से उसका पैक की सील ब्रेक हुई है तो हम वो बाय नहीं करेंगे, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू ट्रस्ट दैट. हमें नहीं पता वो खोल के किसी अंदर पुरानी एक्सपायर मेडिसिन तो नहीं डाल दी है. हाँ, तो लिखा भी होता है. मतलब सीधी सी बात है, आप पानी की बोतल लेते हो, मिनरल वाटर की बोतल लेते हो, और अगर उसका वो कड़क नहीं हुआ तो आप कहते हो नहीं ये बोतल ठीक नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट द वन हु इज ब्रेकिंग द सील. इसका मतलब पहले किसी ने यूज किया हुआ है. अच्छा, आगे कहते हैं he should not allow bias, conflict of interest or undue influence of others to override professional or business judgments. His professional behavior should avoid any action that discredits the profession. He should seek to protect and build the company's reputation by not engaging in conduct that might undermine its respect and market trust. It is inevitable that the substandard seal on the medicine would come to light, and the company would be potentially be charged with malpractice and face possible criminal charges. Ethical accountant must abide by laws, rules, and regulations related to the business activities, and Mr. Chan will be breaking the laws by failing to recall the medicine. If litigation was brought against the company, it would likely have the cost of company more than 1 million needed to recall the medicine, and there would be brand and reputational damages. Mr. Chan is not being objective by ignoring the long-term costs, regulatory requirements, reputational loss, and the public interest. This is a danger. This is the danger of short-term decision making without applying an ethical framework. There is a significant issue where accountants concentrate purely on profitability without thinking of the ethical implications. Mr. Chan's objective seems to be please shareholders, increase profits, reduce cost, and maximize his goals. मतलब वो self interest वाली बात क्या है? फिर क्या कह रहा है? Mr. Chan suggesting to the board that they could try to buy back the medicines via the third parties in order to cover up the issue shows a lack of honesty and truthfulness in all his dealings and a desire to deliberately mislead and deceive others. The cost-cutting program could affect several different products being developed. There is no humanitarian incentive in cost-cutting or his pricing policy of overcharging for medicines. ठीक है, ठीक. Mr. Chan's business practice may affect the public good by preventing individuals from receiving their medication if the medicines are too expensive. His policy is essentially to manipulate market prices by acquiring companies currently holding the medicine patents, thus making a profit without investigating into new research and development. हाँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे है ना कि वो अभी दूसरी कंपनीज खरीद रहे हैं जिनके पास पेटेंट्स हैं, वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर नहीं रहे, तो एक तो नई मेडिसिन नहीं आएंगी, दूसरा अपनी मर्जी से प्राइसेस इंक्रीज कर देगा, लोगों के लिए आउट ऑफ रीच हो जाएंगे प्रोडक्ट्स. Mr. Chan should act fairly and justly
in all his dealings and not exercise power arbitrarily. Accountants should ensure that the decision and recommendation that they make are of the highest standard. Mr. Chan has a role in furthering the legitimate aims of Referco and an ongoing duty to avoid that may bring the profession into disrepute. He should reinforce the values of the organization and support its commitment to high standards, leading to increased public confidence in the profession. He should seek business objective and that causes the least harm and the greatest positive good. He should demonstrate respect for the rights and interest of all those who have stake in this decision, treating people with equal respect and dignity. अब इसने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं एग्जाम में हम इतने बड़े वर्ड्स नहीं डाल रहे होंगे अच्छा दूसरा जी जो मेडिसिन बेच रहे हैं हम लोग फॉरेन गवर्नमेंट को मेडिसिन बेच रहे हो तो इसका मतलब है रेवेन्यू की बात आनी चाहिए ना ठीक है अब रेवेन्यू की कैसे बात आएगी लेट्स सी कहते हैं जी रेफर कंपनी सेल्स मेडिसिन टू गवर्नमेंट इन डिफरेंट jurisdiction बट हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिलेज इन रिसीविंग पेमेंट्स जाहिर बात है भाई पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से तो अगर गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं तो फिर तो डिलेज आएंगे ना Currently, it has outstanding receivable of $3 million with some of the amount being 4 years overdue. कुछ इसमें से 4 साल ड्यू है 4 साल से ज्यादा ड्यू है तो वो तो नहीं मिलेंगे However, पाकिस्तान में नहीं देने पैसे इसको तभी हो सकते मतलब 4 साल से आपका रिसीवेबल पड़ा हुआ है आपको टेक्निकली वो नहीं ले सकते ना आपको तो बैटेड कर देना चाहिए अगर कोई रीजन नजर आ रही है However, Referco has continued to sell medicine to government at its normal market price. The medicines are essential in fight diseasing in that country. Referco attempted to renegotiate the repayment term and stated that they would accept the consideration below the contract price, a price concession. By 31st of December X7, no agreement have been reached. Both parties except that Referco has an unconditional right to receive payment. ठीक है दोनों पार्टीज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसको पैसे मिलने का राइट है अच्छा अब यहाँ पे क्या इश्यूज हैं रीजन देखिए उसकी ठीक है अब देखो ये अगर इसके आंसर में देखें तो कहते हैं एंटिटी शुड अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर इन अकॉर्डेंस विद द IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर when the contract has been approved by parties to the contract दोनों ने अप्रूव तो किया हुआ है each party's rights in relation to the goods and services to be transferred ये भी ठीक है the payment terms of the goods and services transferred can be identified सही है the contract has a commercial substance market price पे था ये भी ठीक है and it is probable that the consideration to which entity is entitled in exchange for the goods or services will be collected. ये issue है. The most relevant criteria in this situation is that the entity should account for the contract when it is probable that entity will be able to collect the consideration to which it is entitled. In evaluating collectability, Referco should consider the client's ability and intention to pay. Referco must decide whether it is appropriate to recognize new sales to this government as revenue should be recognized only when it is probable that the entity will collect the consideration. सारी बात है रेवेन्यू तो आपसे आपको प्रोबेबल है कि पैसे मिल जाएंगे 4 साल से पड़े हुए भाई slow payment does not on its own preclude revenue recognition however it might affect the amount of revenue that can be recognized मतलब वो आपको फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अपना देखना पड़ेगा कि मुझे कितने % चांस है कि मिल सकता है This is because the transaction price and the receivable will need to be discounted at initial recognition if payment is not going to be received for several years. ज़्यादा टाइम आ गया कह रहे फाइनेंसिंग वाला कंपोनेंट बीच में ऐड करोगे डिस्काउंटिंग करोगे Also, Referco is attempting to negotiate a repayment plan which may include a price concession. In this case, the consideration becomes variable and Referco will need to estimate the variable consideration and the amount that it expects to receive. If the directors of Referco believe that it will receive less than the invoiced amount, then it will have to evaluate on 31st December X7 whether it is an implicit
प्राइस कंसेशन और वेदर द रिसीवेबल इज इम्पेयर्ड। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। रिसीवेबल आपका क्या था? रिसीवेबल क्या था आपका? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था। ऐसे ही इससे पैसे मिलने का चांस कम हो गया। क्या आ गया? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इम्पेयरमेंट, फाइनेंशियल एसेट की इम्पेयरमेंट, और इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट ना। ठीक है। अब रिसीवेबल्स का हमने कहा था कि अगर आपने रिकॉर्ड करना है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो वो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे रिकॉर्ड करना है, वो 12 मंथ्स पे नहीं जाना। याद रही बात? कनेक्ट करनी है चीजें सिर्फ। भूल जाओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो लिख देगा उसको मिल जाएगा। अभी देखो, ये जो अगला पैराग्राफ इसने डाला हुआ है ना, ये बहुत सारे लोग स्किप करेंगे। ठीक है। और वही डिफरेंस होगा जो पास करने वाले बच्चे और डिस्टिंक्शन वाले बच्चे में फर्क होता है। ऊपर तक बात की है, पास हो जाओगे। नीचे वाली बातें लिखोगे ना, तस्वीर आएगी एसीसी के वेबसाइट पे, वीडियो बनवाएंगे आपसे, आपकी वीडियो लगाएंगे, आपको एक जगह बुलाएंगे, सर्टिफिकेट देंगे, फ्री में खाना खिलाएंगे। चलो वो जो भी है। Receivables are financial assets in accordance with IFRS 9 financial instruments. A loss allowance must be recognized. IFRS 9 permits a simplified approach for trade receivables, which is that the loss allowance should always be equal to the lifetime expected credit losses. When measuring the lifetime expected credit losses, the amount of consideration included in the impairment test is based on an estimate of the amount that the entity expects to receive. This will include an estimate of variable consideration and the effect of the customer credit risk. If the receivables are overdue, they are likely to be credit impaired. In this case, lifetime expected credit losses should be calculated as the difference between the gross carrying value of the receivables and the present value of the expected future cash flows. That's it. ये इसका आंसर है। तो समझ आई बात की? अब ये पार्ट, रेवेन्यू की बातें हम बड़े आराम से कर सकते थे कि ठीक है, ये प्रोबेबल नहीं है तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करें कि ना करें। रिसीवेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये चीज से निकल जाती है। नहीं आई थी ना, तो जेन से निकल जाती है। अब आंसर पढ़ के आई है ना। ऑनवर्ड जिस तरह का सिनेरियो आएगा तुम्हारे जेन में पहले आएगा, अच्छा रिसीवेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है। राइट। क्यों आएगा? क्योंकि आपने ये लिखा हुआ है एक दफा, आंसर सॉल्व किया हुआ है और आपने मिस की ये चीज। लिखा ना होता, क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्ट आंसर पढ़ते, आपने कहता अच्छा हाँ ये तो ठीक है मुझे पता है। मसला कब आना था? व्हेन यू एक्चुअली राइट। समझ आ रही बात? आगे चलते हैं। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे दो नजर आ रहे हैं एग्जिबिट्स। एक में सर्वर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एक में क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी इज योर करंट इशू भी है आजकल का। ठीक है। आपके पास वो जो डेवलपमेंट्स वाला चैप्टर है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट समथिंग करके उसका नाम है, एक्चुअली वो करंट इश्यूज है, तो उसमें ये दिया हुआ है, हमने डिस्कस भी किया था कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब ये क्वेश्चन में अगर दे देते तो आपको सिर्फ सिनेरियो से थोड़ा अलाइन करके उस पर बात करनी पड़ेगी। सो इफ वी लुक एट द रिक्वायरमेंट, Carry using Exhibit 1, explain in accordance with IFRS 16 why the server contract contain a lease, and explain with calculations how to measure the carrying amount of the right of use asset and corresponding lease liability in the financial statements of Jared Company as at 31st of March 23. 9 marks इसके हैं। Requirement B1. Discuss the reason why cryptocurrency may not meet the definition of cash and cash equivalents or that of financial asset but meet the definition of intangible asset. अच्छा, अब ये मजे की बात क्या है, किताब में वो जो इसके बारे में चीजें लिखी हैं एग्जैक्ट उठा के छाप लो, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब चक्कर ये है 7 नंबर, और वो 1.5 पेज था किताब में। 1.5 पेज लिखने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको। तो वो बातें जो है उनको स्किम करके लिख दो। ठीक है। आप बताएंगे कि जी जो कैश है उसकी डेफिनेशन क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो डेफिनेशन आपको बताइए IAS 7 में। फिर आप बताएंगे जी फाइनेंशियल एसेट जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो कौन बता रहा है, आपका IFRS 9। फिर आप साथ उसको अप्लाई कर देंगे कि ये क्यों मीट नहीं हो रही डेफिनेशन और क्यों ये इंटैंजिबल पे जा रहा है।
फिर इंटेंजिबल पे बात करने के साथ आप ये भी बता दोगे कि अगर इंटेंजिबल के रीवैल्यूएशन मॉडल में जाते हैं तो वो कहता है कि ओसीआई में लेके जाओ गेन, लेकिन ये गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। ठीक है, तो 100% कोई स्टैंडर्ड नहीं इस पे अप्लाई हो रहा, लेकिन द क्लोजेस्ट स्टैंडर्ड इज इंटेंजिबल्स। फिर कहते हैं यूजिंग एग्जिबिट 2। अच्छा, मतलब इसमें एग्जिबिट यूज नहीं करना था, 7 नंबर ही मुफ्ते गए आप। फिर कहते हैं यूजिंग एग्जिबिट टू डिस्कस द स्टेप्स दैट जैरेड को शुड टेक to measure the fair value of cryptocurrency in accordance with IFRS 13 fair value measurement at 31st of March XV, and briefly explain the impact of the fair value measurement on Jared company's financial statements. अच्छा, अब जो एक चीज है मैं जो यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं की। रिक्वायरमेंट A1 एक्सप्लेन, A2 एक्सप्लेन, रिक्वायरमेंट B डिस्कस, रिक्वायरमेंट B2 डिस्कस। थोड़ा सवाल थ्योरी के अंग्रेजी के, कैलकुलेशन का वर्ड मुझे शायद ही नजर आया है इसमें, बल्कि नहीं है। ठीक है, मतलब एक चीज है ना कि यहाँ पे उसने कैलकुलेशन का वर्ड ही नहीं यूज किया। ये कैसे हो गया भाई? आपका सवाल, सॉरी, आपका एग्जाम है अकाउंटिंग का और उसमें कैलकुलेशन की बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन से ऊपर है ना। हमारा कैलकुलेशन करना यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन ठीक हो रही है कि नहीं, उस चीज को देखना। ठीक है, सो लेट्स सी जी, एग्जिबिट्स देखते हैं। सर्वर कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेबली इसमें लीज है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा देख लें लीज वाले पार्ट को, क्या कह रहा है। कहते रही ऑन 1 April 2022 Jared Co entered into a 5-year lease contract with Servisoco for digital services. Under the agreement, Servisoco installed a hardware-based server, a physical device which manages access and computer network, at Jared Company's head office for the duration of the contract. अच्छा, वो क्या हुआ जी कि वहां पे एक हार्डवेयर इंस्टॉल की है। The server is explicitly identified in the contract, and Servisoco can only change the server if it stops working. तो वो क्या था आपके पास? राइट ऑफ यूज, राइट टू डायरेक्ट द यूज, वो भी आपके पास ही है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, एक्सचेंज भी नहीं कर सकते ऑल्टरनेट के साथ। Jared company can control the data which is stored on the server and has integrated the server into its operations. Serviso company maintains the server and provides data backup and software upgrades. Servisoco cannot determine how the service is used during the term of the contract, nor can it decide whether to modify the server or use it for another purpose. There are 5 annual payments to be made under the contract of 1.05 million in advance beginning on 1st of April 2002. Jared company will receive cashback of $525,000 on the first anniversary of the contract. There were direct legal costs of $100,000 to be paid by Jared company. The fair value of the server is $5 million on 1st of April X2, and the interest rate implicit in the contract is 5%. The useful life of the server is 5 years. सर्वर की लाइफ 5 साल है, और ये 5 साल के लिए तो हमारे पास है, तो वो राइट ऑफ जो आपके पास मेजोरिटी लाइफ है, मेजर यूजफुल लाइफ है, वो भी कंडीशन मीट हो रही है। There is no residual value and no option to purchase the server at the end of the contract. ये option to purchase नहीं। Legal title of the server remains with Serviso company throughout the period of contract. Jared Co pays the insurance and maintenance of the server separately from the annual payments. Cumulative present value of $1 discounted at 5% for the 4 years is 3.546. अब ये इसने आपको जो एनिटी फैक्टर है वो भी बता दिया। अच्छा, if we go to the answer, तो आंसर में वो क्या बता रहा है इसके बारे में, लेट्स सी। आंसर में उसने, मुझे तो अंग्रेजी अंग्रेजी नजर आ रही है सारी। The lease accounting guidance in IFRS 16 applies to any agreement that conveys control over an identified asset to a third party, to another party, sorry, third party. A customer controls the use of the identified asset by possessing the right to obtain substantially all of the economic benefits from the asset and the right to direct the use of the identified asset throughout the period of the arrangement.
Jared company has the right to control the use of the server because it has the right to obtain all of the economic benefits from the use of server based on its exclusive access. ServiceCo cannot determine how the server is used during the term of the arrangement, nor it can decide whether to configure the server or use it for another purpose. Jared company has also the right to direct the use of server based because of the ability to determine uh, which is stored on the server. Jared company has also integrated the server into its operations. Maintenance and support activities ensure that server operates as it should, but do not affect the use of the server nor the economic benefits derived by Jared company. The contract explicitly identifies that the server can only be changed in the event of malfunction. Therefore, the arrangement contains identified equipment. An identified asset can be specified explicitly or implicitly. However, if the supplier has the contractual right to substitute the asset, then the asset is not identified. ये standard बीच में साथ साथ बता रहा है वो. This is not the case with Jared company's arrangement, as in addition to the above, ServiceCo cannot determine how the server is used during the term of the arrangement, nor can it decide whether to reconfigure the server or use it for another purpose. An identified asset must be physically distinct. A physically distinct asset may be an entire asset or a portion of asset. In this case, the server is explicitly identified in the contract, and so it meets the identification criteria. अब इसकी जो मेजरमेंट है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसमें आपको इश्यूज थे. लेट्स सी, आपका जो आंसर है उसको बाद में लिखते हैं. कहते हैं the lease liability is measured by considering the fixed payments due less any lease incentive receivable. Jared Co should measure the initial lease liability at 1st of April X2 by calculating the present value of the 4 unpaid annual fixed lease payments of 1.05 million discounted at the implicit rate of interest of 5%. और 5% इसने कैसे निकाला जी, कहते हैं 1.05 into वो उसको एनुटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, which is 3.72 million. The cashback of 525,000 is discounted to present value at 1st of April X2. अब उसको जब प्रेजेंट वैल्यू पे निकाला तो वो बन रहा है 5 लाख, तो ये उसको माइनस कर लेंगे. As such, the lease liability is initially measured at 3.22 million, यानी कि 3.72 plus 5,000. जी जी. Yes. अब देखो इसने क्या किया, इसने जो कैशबैक पहले इसने इनिशियल लीज लायबिलिटी निकाली कितने पे डिस्काउंट करके 3.72, वो जो एक साल के बाद पैसे वापस मिल जाने वो माइनस कर रहा है इसमें से. अच्छा, मजे की बात यहाँ पे इसने लिखा हुआ साइन प्लस का डाला हुआ है. आंसर में देखें 3.72 प्लस 500,000 किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये माइनस का साइन डालना है, उसने ये थोड़ी मिस्टेक की हुई है. करना है क्योंकि एक साल के बाद मिल रहा है, तो फ्यूचर की जो पेमेंट्स हैं या फ्यूचर की रिसीट्स हैं आपने उनको डिस्काउंट करना होता है. यस. कहते हैं the right of use asset would initially be equal to the lease liability plus the initial payment of 1.05 million paid over on the lease commencement date and legal cost incurred of 0.1 million. Thus the right of use asset will be 4.37 million. अब ये कैसे आया, इन तीनों पेमेंट्स को उसने ऐड कर दिया, मतलब टोटल एसेट तो इतने का बना ना. अब एसेट को हमने कहा था इनिशियली रिकॉर्ड करने कॉस्ट पे, कॉस्ट में क्या था, एनीथिंग वी इनकर टू ब्रिंग द एसेट टू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, याद है, तो वो उस पे इसने फॉलो किया उसको. इसने रेंटल की बात की वैल्यू उठाई डायरेक्टली, रेंटल तो पे हो गया ना, यहाँ पे रेंटल वापस उसमें ऐड करो, ओपनिंग उठाओ फिर माइनस करो, बात तो वही है. बेसिकली जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो अब वो जो सब आगे कैलकुलेशन आ रही है, ये देखें ना लीज टेबल बनाया है, ठीक है. अब यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ड्यूरिंग द ईयर टू 31st March इंटरेस्ट शुड बी चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग लीज लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, राइट. Depreciation of the right of use asset is charged over the lease term. अब लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन देखो, उसने ओपनिंग कितना निकाला 3.22 मिलियन, कैश फ्लो 0. अब ये 3.22 मिलियन में से पहली इंटरेस्ट पेमेंट ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, सॉरी पहली जो आपकी रेंटल पेमेंट है
वो ऑलरेडी हो चुकी हुई और कैशबैक भी एडजस्टेड है। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है इस दफा कैश को कुछ नहीं है, इस पे इंटरेस्ट लगा 5%, वो आ गया 0.16। एट द ईयर एंड लाइबिलिटी कितनी आ गई 3.38। अगले साल के शुरू में क्या होगा 3.38 माइनस 1.05 प्लस इंटरेस्ट एंड क्लोज। अब वो जो 500,000 वाला कैशबैक था वो ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्टेड है। ROU, ROU क्या है जी, राइट ऑफ यूज एसेट, इसने निमोनिक बना लिए। आपने बनाना है तो एक दफा जैसे कहीं राइट ऑफ यूज एसेट लिखा हुआ है उसके आगे लिख दो ROU ब्रैकेट में, उसके बाद बेसिक यूज कर दो, खुद से डायरेक्टली ना बना देना। ठीक है, पता चले बनाए और उसको ना पता चले फिर रोला है। एसेट रिकॉर्ड किया जी इनिशियली इसने कितने पे जी 4.37 मिलियन पे, 5 ईयर्स पे डिवाइड करा 0.87 की डेप्रिसिएशन आ गई, यू गेट कैरिंग वैल्यू। कहते thus the right of use asset at 31st of March X3 would be 3.5 million, 4.37 into minus 0.87. Lease liability would be 3.38 million. Profit or loss is charged with interest on lease liability of 0.16 million and depreciation of 0.87 million. Tutorial notes. Tutorial notes को ना पढ़ा करें, ये उसने आपके लिए लिखे हैं, आपने नहीं एग्जाम में लिखने, लेकिन वो आपको समझाने के लिए इजीएस्ट वे में आप बता रहे हैं। कह रहे डेबिट ऑफ करे राइट ऑफ यूज एसेट को 4.27 मिलियन पे, क्रेडिट कर रहे हो लीज लायबिलिटी को कितने से 3.22, और क्रेडिट कर रहे हो जो आपका कैश है 1.05 मिलियन। ये इनिशियली जो लायबिलिटी आप लायबिलिटी एसेट रिकॉर्ड करो उसकी डबल एंट्री है। उसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट में जो लीगल कॉस्ट है उसकी एंट्री क्या हुई, डेबिट 0.1, राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट किया, क्रेडिट किया कैश को, लीगल कॉस्ट पे की है कितने परसेंट 5%, 0.16, उसकी एंट्री क्या आ गई डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, और क्रेडिट क्या आ गई आपके पास ये जो लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट की एंट्री आ गई। एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं ये अब आपके पास डेप्रिसिएशन है, उसकी एंट्री क्या कर रहे हैं डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट राइट ऑफ यूज एसेट। डन। सेकंड पार्ट, ये आपके पास कैश एंड इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो कॉस्ट तो पूछा था ना कि वो कैश इक्विवेलेंट्स क्यों नहीं है, फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं है, और इंटेंजिबल एसेट क्यों है। तो ये देखो अब ये सारा उसने किताब पर उठा के लिखा है, इसमें उसने कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी हुई। पढ़ते हैं, क्योंकि इसका सिनेरियो के साथ तो ताल्लुक नहीं है तो इसलिए मैं क्वेश्चन का एग्जिबिट नहीं पढ़ रहा। लेट्स लेट्स जस्ट रीड इट, एक बार रीड कर देते हैं, रिवीजन ही है ना। IS 7 statement of cash flows defines cash as a promising cash on hand and demands on and demand deposit. IS 32 financial instrument presentation states that currency is a financial asset because it represents a medium of exchange and currency is generally accounted for as cash. Cryptocurrency by definition suggests that it is cash, but generally it seems that cryptocurrency represent a limited medium of exchange as they are not supported by the central bank or recognized as legal tender in most jurisdictions. In addition, cryptocurrency do not seem to meet the definition of cash and equivalents in IS 7, which is short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amount of cash and which are subject to insignificant risk of change in value. They do not have a short-term life. They have a significant short-term value changes and the subject to significant risk and are subject to significant risk. Thus, at present, cryptocurrency do not qualify to be counted for as cash or cash equivalents. Again, simple से उसने बात कर दी। अब अगर मैं आपके लिए एग्जाम में हूँ, मैं सिर्फ ये वाला पैराग्राफ लिखूंगा, सेकंड वाला। मुझे 7 में से ना 3 नंबर 4 नंबर चाहिए, पूरे 7 तो मुझे चाहिए नहीं। मैं पहले ये बताऊंगा IS 7 ने कैश को क्या डिफाइन किया, जो कि इसने सेकंड पैराग्राफ में किया है, और फिर आगे साथ ही बता दूंगा कि ये जो क्रिप्टोज है इनकी लाइफ भी शॉर्ट टर्म नहीं है, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू भी ज्यादा है। ठीक है, और जो है ये वो क्या नाम है इसका जो तीसरा पॉइंट था शॉर्ट टर्म वैल्यू भी जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस भी है। फाइनेंशियल एसेट, अब देखो फाइनेंशियल एसेट को उसने छोटा सा पैराग्राफ दिया है, उसको पता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उसको पता है, उसने भी उस हिसाब से लिखा है। कहते हैं, as regard cryptocurrency meeting the definition of financial asset, they are not an investment in the equity of another entity. For financial assets that are debt instruments, there must be a contractual right to receive cash or another financial asset from another entity, or to exchange financial asset or financial liability with another entity. The holder of cryptocurrency generally does not have such contractual right. Therefore, cryptocurrency do not seem to meet the definition of a non-cash financial asset in accordance with IS 32. And IFRS 9 financial instruments. However, certain conditions, certain contracts to buy and sell cryptocurrencies in the future may meet the definition of a derivative and be subject to IFRS 9.
फिर छोटा सा उसने पैराग्राफ दे दिया इंटैंजिबल के बारे में। मतलब अगर मैं एग्जाम में तो मैं कैश इन इक्विवेलेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में कम लिखूंगा। इंटैंजिबल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं उसको कह रहा हूँ कि इस पे वो अप्लाई हो रहा है। Intangible asset is defined in IAS 38 as identifiable non-monetary asset without a physical substance. Cryptocurrency generally do not meet the definition of monetary asset in IAS 38, which refers to asset being received in the fixed or determinable amount of money. Hence, it appears that cryptocurrency at present are best accounted for under IAS 38. बड़ा फजूल explanation दी है। ऊपर बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी नहीं है, नीचे वो कह रहा है कि बेस्ट डेफिनेशन यही है। मतलब इसने चीजों को लिंक नहीं किया मजे से, जितना वो बुक में है इसमें एक पैराग्राफ में बड़े मजे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्योंकि फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, तो ये बेस्ट इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट वो है। अब यहाँ पे इसने पॉइंट क्या उठाया, ये देखो, कहता है जी कि क्रिप्टो करेंसी जनरली डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी एसेट, तो इसलिए बेस्ट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड यही है। ठीक है, कहते हैं which refer to be received in fixed amount of money. Hence, it appears that cryptocurrency at present are the best accounted for under IAS 38, which means initial recognition at cost and subsequent measurement at either cost or fair value. ये मेरा ख्याल है ये खुद भी थक गया होता है एंड पे, एग्जाम के एंड पे जब आप होते हो ना, आप एग्जॉस्ट हो गए होते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, आप बस करते हो कि बस खत्म हूं, मेरी जान छूटे, मैं इसको कंप्लीट करूं, हाँ लिखूं, मैं बस खत्म करूं। ये मेरा ख्याल है उसने वो आखिर 3-4 मिनट में लिखा है, तो ये एग्जामिनर का आंसर तो मैं तो नहीं इसको मान सकता भाई। ठीक है, ओके। सो एग्जामिनर ऐसे अगर हरकतें कर रहे हैं तो हमारी भी ऐसी हरकत माननी चाहिए उसको, क्या ख्याल है? तो देखो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। ओके, सो लेट्स सी जी, ये आ गया जी हमारे पास जो एग्जिबिट 2 वाला था। एग्जिबिट 2 की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इसने क्या कहा है? The directors of Jared Co. believe that measurement guidance in IFRS accounting standard does not provide relevant advice on cryptocurrency valuation to help them prepare the financial statements. After consulting the external auditors, the directors of Jared Co. intend to account for the company's cryptocurrency holding using the revaluation model in IAS 38, because the auditors do not believe that cryptocurrency meet the definition of cash and equivalents or that of financial assets. ठीक है, एग्जाम में भी इस तरह के कभी कभी हो जाते हैं वाले, परेशान नहीं होना उसको, बस थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। वो नॉर्मली होता है जब तक आपने क्लिक करके रखा हुआ है ना, तो वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसके लिए होता है उस पर जाके एक दफा दोबारा क्लिक कर लें, वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा कहते हैं ऑन 1 जनवरी 3, ऊपर पढ़ लिया हमने। On 1 January 3, Jared को purchase 1,000 units of a cryptocurrency for $6,500 per unit. 1,000 units for $6,500 per unit, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? $6.5 million. The cryptocurrency is traded in several markets with different prices being quoted in each market, and there is no single price for the cryptocurrency. Jared Co cannot access every market as some markets have restrictions which affect the trading of the cryptocurrency. The markets are volatile and trade 24 hours a day. अब ये इसने बताया है जी, the related market and related information are given below. IFRS 3 अप्लाई करना है, क्या करेंगे यार? इनपुट IFRS 13 फिर मेजरमेंट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा जी आपके पास? इनपुट लेवल 1 कोटेड मार्केट प्राइस तो नहीं है इसकी, अब वो देखो कोटेड प्राइस तो उसने कह दी चेंज है, हर मार्केट में डिफरेंट है, तो वो तो नहीं उठा सकते आप। इनपुट लेवल 3 को तो कहता था कि जो कॉस्ट है वही फेयर वैल्यू है। इनपुट लेवल 2 क्या होता है? सिमिलर एसेट्स की वैल्यू उठाओ, या इससे जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ। आईएफआरएस आईएफआरएस 13 नहीं पढ़ा ना, इसलिए याद भी रखने हैं। ओके, अब वो देखो, आपको लग रहा है इनपुट लेवल 3 है, आप लिखते हो और somehow you are able to justify that, डन। आपने उसी आंसर पे लिखा है कि इनपुट लेवल 1 है और आप उसको जस्टिफाई कर देते हो, आपका भी आंसर ठीक है। मतलब देयर इज नो 100% करेक्ट आंसर, हर आंसर जो जस्टिफाइड है वो ठीक है, स्टैंडर्ड की बैकिंग होनी चाहिए ना उधर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? द मार्केट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर सेटेड बिलो। अब जैसे मार्केट बताई हुई है, मार्केट ए में मार्केट साइज है जिसका 45 मिलियन,
ट्रांजेक्शन पर डे 1500 ट्रांजेक्शन हो रही हैं। प्राइस पर यूनिट ऑफ एट क्लोज ऑफ अ बिजनेस 31 मार्च 6700 है। अच्छा, कहते हैं अलाउड ट्रेडिंग फॉर वैल्यू लेस देन 1000। ठीक है, ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। मार्केट बी जो है, इसमें मार्केट साइज है 200 मिलियन का, 10,000 ट्रांजेक्शन है पर डे, और इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो कितनी है, 6800। कहते हैं ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी, trading in cryptocurrency needs a license which can only be obtained by the financial institution. सी में जनाब 4,000 ट्रांजेक्शन हैं, 2.5 लाख ट्रांजेक्शन पर डे और 6300 इन्होंने कोट किया हुआ है। इस मार्केट की प्राइस है। कहते ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज ऑन द डेरिवेटिव मार्केट एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेशंस। फिर मार्केट डी, 4,250 मिलियन मार्केट साइज, 2,75,000 ट्रांजेक्शन पर डे, और इन्होंने प्राइस सेट की 6.350, मतलब 6350। ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज ऑन अ डेरिवेटिव मार्केट एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज इन रेगुलेशंस। ठीक है। मार्केट ई आ गई जनाब, 560 मिलियन, 35 मिनट ट्रांजेक्शन अ डे, और इन्होंने कहा जी 37560। कहते हैं although there is no direct ban on the trading of the cryptocurrency, there are very strict rules which make trading in the cryptocurrency a difficult process. अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी चाहिए। बेसिकली ये है, अगर मैं रिक्वायरमेंट पे वापस आ जाऊं, तो उसने कहा था डिस्कस द स्टेप्स दैट जैरेड को शुड टेक टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन अकॉर्डिंग टू IFRS 13 at 31st March and briefly explain the impact of the fair value measurement on Janet's financial statements. अब हर किसी की वैल्यू डिफरेंट है। आपका क्रिप्टो करेंसी जो है ये एसेट है। एसेट की वैल्यू अगर ऊपर नीचे होगी तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेलेक्ट होंगी आपकी। क्या कह रहा है कि इसके आंसर पे जाएं, लेट्स सी। कहते हैं IAS 38 only allows on revaluation approach when active market exists for an intangible asset. Therefore, in order to recognize the and value the cryptocurrency, Jared Co will have to utilize IFRS 3 fair value measurement. IFRS 13 set out a framework for determining fair value. IFRS 13 uses an exit price methodology where the fair value is determined on the assumption that market participation would use when pricing an asset. Fair value is divided into 3 levels fair value hierarchy. Level 1 क्या है जी? Level 1 में कह रहा है जी कि जो quoted market prices in active market for identical assets or liabilities the entity can access at the measurement date. Level 2 कहते हैं जी observable inputs other than level 1 inputs, और level 3 क्या है? Unobservable inputs. कहते हैं IFRS 13 give precedence to observable inputs over unobservable inputs. मतलब इसको थोड़ी सी वो priority दे देता है। In determining the fair value of cryptocurrency, the first step would be to see whether an active market exists for that currency. An active market is one in which transactions take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis. In this case, there are several markets for the cryptocurrency that may meet the definition of active market, and each market has different price. मतलब वो कह रहे हैं active markets तो इसकी बहुत सारी हैं. In this situation, IFRS 13 requires the principal market is determined. एक्टिव मार्केट है, फिर ढूंढो प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है। दिस इज द मार्केट विद द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी व्हिच Jared को can assess. Not all markets are freely accessible to entity. There are several active market but have restrictions. For example, market A only allows trading for less than $10,000, in Jared's case does not cover the quantity of the cryptocurrency that Jared Co holds. इसके तो 6.5 million था ना। In market B, trading in cryptocurrency needs a license which can only be obtained by financial institutions, and in market E, although there is no direct ban on the trading of cryptocurrency, there are very strict rules which make trading in cryptocurrency a difficult process. There are two markets with approximately the same level of activity, market C and market D in this case. There are no clear principal markets. The next step under IFRS 13 is to default to the most advantageous market within the group of active markets. मतलब पहले एक्टिव मार्केट देखा, एक्टिव मार्केट अगर ज्यादा है तो फिर देखो प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है। अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं मिल रही तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में चले जाओ।
अब वो यहाँ पे कह रहा है जी कि द नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, ठीक है। द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट इज वन दैट मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द एसेट आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट इज डी, क्योंकि डी में सब प्राइस सबसे ज्यादा है 7650। The final step is to fair value or is to measure the fair value of the cryptocurrency at the closing date, which is 6350. Sorry, 7650 तो किसी और का था, मार्केट ई का था वो, लेकिन ई तो अगेन इंस्ट्रक्शंस है। तो अब इन सी और डी में जो वैल्यू ज्यादा है वो डी में, तो हम डी पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल सेट। Cryptocurrencies would be valued at 6350 per unit, creating a carrying amount of 6.35 million in intangible assets at the year end of 31st March X3. Under IAS 38, the cryptocurrency would have initially been recorded at its cost of 6.5 million, and therefore a revaluation loss of 150,000 should be recognized in। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई ना। IAS 38 तो क्या कहता था कि जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस है OCI में जाएगा, ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट लॉस में। अब उसका ट्यूटोरियल नोट वो दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या कहता था, एसेट्स फेयर वैल्यू हायरार्की कैटेगरी हैज बीन असेस्ड एज लेवल 1, वैल्यूएशन इज एट द मार्केट प्राइस फॉर दैट यूनिट of account times the number of units held. The cryptocurrency market is volatile such that the time at which Jared Go values the cryptocurrency may be significant, and thus consistency of application of that policy is required. Not all cryptocurrency will meet the level criteria for level 1 of in the fair value hierarchy. ये जी आपका सवाल था क्रिप्टो करेंसी का। अगेन क्रिप्टो करेंसी किताब में छोटा सा 1.5 पेज का टॉपिक है, लेकिन इसने देखें उसके ऊपर कितने मार्क्स दे दिए, 7 और 9, 16 मार्क्स। 16 मार्क्स क्रिप्टो पे आ गए। सर लेकिन है किसी का क्रिप्टो से रिलेट कर रहे हैं ना वो, अगर अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्रिप्टो छोड़ दिया, अगर पढ़ा ही नहीं है, एग्जाम में वर्ड आ जाते ना क्रिप्टो का, बेशक वो क्रिप्टो में बाद में जाके क्रिप्टो बेच के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीद रहा हो और नॉन करेंट एसेट बना लो, तो सिंपलेस्ट थिंग हमने स्टिल कहना है यार ये वो तो क्रिप्टो आ गया था पेपर ना है क्या। क्रिप्टो पिछली मेरे ख्याल एक आधी अटेम्प्ट पहले आया है, नहीं बल्कि क्रिप्टो नहीं आया, क्लाइमेट चेंज आया है। सिर्फ इसको प्रैक्टिस समझ के करें। अगर आप समझेंगे ये सवाल जो दिए इस तरह के एग्जाम में आ जाएंगे, नहीं मैं कहूंगा वो उसको आप और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो ये देख के, क्योंकि ये तो बहुत आसान चीज है। मतलब आपने इससे पहले पूरा पूरा पास्ट पेपर देखे, पास्ट पेपर तो देख के एक दफा बंदे की हालत टाइट हो जाती है, ठीक है। कुछ सवाल होते हैं ना वो लोगों के आंसू निकाल देते हैं। लास्ट क्लास में यही बात हो रही थी ना, रोना आ गया था। तो जो सवाल रोना आ गया ना अभी, सोचो एग्जाम में क्या हाल हुआ होगा जिसने एग्जाम दिया था। तो एग्जाम से पहले जितना रो लो ना वो अच्छा है। अगेन मैंने बताया अभी यू गाइस हैव टाइम, वीक एरियाज पे काम करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो। डेली बेसिस पे एक पूरा पास्ट पेपर लिखो, उसके बाद आंसर से कंपेयर करो। 3 घंटे 15 मिनट लिखने में, चलो 4 घंटे लिखने में, 1 घंटा आंसर देखने में, 5 घंटे की एक्टिविटी है ये, डेली बेसिस पे करो, बहुत हेल्प करेगी। नहीं करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल हमारे पास आ गया जी इसमें। यूजिंग एग्जिबिट 1, explain in accordance with IAS 37 contingent liability, contingent asset and contingent liability and contingent why Anjali Co has met the definition of a restructure। अच्छा restructure definition क्यों मीट हुई है, 3 नंबर इसके। Discuss how and when a constructive obligation for restructuring cost was created। How your answer should explain why constructive obligation was not created on the other dates outlined in exhibit 1। 5 नंबर इसके। फिर requirement 3, explain how the restructuring cost should be measured and recognized in the financial statement for the year ended 31st of December X8। Your answer should explain the implications of goodwill relating to the acquisition of Stencil Company। 5 नंबर ये है। फिर जनाब 5 नंबर के लिए रिक्वायरमेंट 4 में कहते हैं डिस्कस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट Anjali Co should communicate the restructure to investors and the key points they should communicate। 5 नंबर ये है।
और 2 नंबर से क्वेश्चन मार्क्स दिए हैं इसी में। रिक्वायरमेंट बी भी है, कहते हैं यूजिंग एग्जिबिट 2 in and in accordance with IFRS accounting standard, explain with calculations how the benefits should be accounted for in the financial statements for Anjali को for the in the year ended 31st of December X8 and X9। प्रोविजन का सवाल है, सबसे आसान। अच्छा एक चीज और याद रखना, एग्जाम ना आपका 50-50 होता है। 50% चीजें आसान होती हैं, 50% चीजें मुश्किल होती हैं। अब मुश्किल चीज को देख के अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हो तो जो 50% आसान चीजें आप उनको मिस कर दोगे, जहां से आपके नंबर इजी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो देखिए कोई दूसरी राय है ही नहीं कि आपने एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में जाना है टू इंश्योर योर सक्सेस। अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में जाने के बाद अगला काम है आपने वहां पे अपने पैनिक कंट्रोल करना। पैनिक कंट्रोल नहीं होगा तो मसला हो जाएगा। ठीक है, यस, आपने पहले क्वेश्चन 1 करना है, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। मतलब जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है फॉलो दैट सीक्वेंस। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल 30 नंबर का है तो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 58 मिनट्स। दूसरा सवाल 20 नंबर का है, 20 नंबर के लिए 36 मिनट्स। चलो रफली हम कर लेते हैं इसको, कोशिश करें 30 मिनट्स में कंप्लीट करें। एथिक्स वाला ना हो जाता है। फिर 25-25 नंबर के सवाल है, 45-45 मिनट है, इजी होता है। सिर्फ थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पढ़ने की अपनी स्पीड थोड़ी तेज करनी है। अच्छा जी, अब इसमें इसने अगर बात देखें तो रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में इसने दिया हुआ है जी एग्जिबिट। एंड इफ यू सी द एग्जिबिट तो क्या कह रहा है, कहता है आंचलिक कंपनी हैज 3 ट्रेडिंग एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड लेजर क्लब। ठीक है, 3 तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। एक्चुअली इट इज ऑल अंडर द वन रूफ। ठीक है, Anchali company has decided to restructure and conduct its business through the 3 separate companies. 2 new companies will be formed for the hotel and leisure club operations, and a third stencil company was acquired on 20th of October 2018. Stencil company will itself be restructured and will take over the restaurant business. The board of Anchalico has approved the restructuring plan on 20th of October X8 after it had discussed and received approval for the plan from employee representatives. The restructuring involved material changes to the business. On 1st of November 18, the formal plan and termination benefits were discussed in the meeting of the affected employees. On 3rd November X8, Anjali Company issued a press release which summarized the plan and the fact that number of restaurants were going to close, resulting in the loss of employment. This attracted huge publicity. On 10th of December X8, binding contracts to purchase new head offices for the hotel and leisure companies were signed. Anjali Company started to implement the plan in late December by recognizing Stencil Company and closing some restaurants. At 31st December X8, the restructuring was expected to be completed by March X9 with no significant change in the plan. अच्छा, अब क्या हुआ है यहाँ पे डेट्स अगर गौर से देख लें, प्लान जो था वो डिस्कस हुआ 1 नवंबर को। ठीक है, 20 अक्टूबर को जनाब प्लान अप्रूव हुआ। ठीक है, और 1 नवंबर को जनाब वो क्या हुआ, डिस्कस हुआ एम्प्लॉयज के साथ। 30 नवंबर को उसने क्या किया, 3 नवंबर को प्रेस रिलीज दे दी है। प्रेस रिलीज इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट होगी तो रिस्ट्रक्चरिंग होगी ना, यानी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन आपने रिकॉर्ड करनी है। रिस्ट्रक्चरिंग बिकॉज ऑफ क्लोजर है ना, तो रिस्ट्रक्चरिंग आप यहाँ पे करें क्लोजर के लिए तो आप 3 नवंबर को प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ईयर एंडेड 31 दिसंबर X8 में प्रोविजन आएगी। डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट लायबिलिटी। डेबिट एक्सपेंस क्यों, स्टूडेंट्स ने कहा है ना यार एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंस है, रिकॉर्ड कर लो, खत्म बात। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि Anjali Company has started to implement the plan in late December by reorganizing Stencil and closing some restaurants. At 31st December, the restructuring was expected to be completed by March 19 with no significant change to the plan. That Anjali Co. intends to recognize a provision for the costs associated with the restructuring in the financial statements for the year ended 31st December X8. They include such costs as retraining employees, relocating continuing staff, and future operating losses.
अच्छा, वो जो प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो किस किस चीज के लिए? स्टाफ को रिट्रेन करने के लिए, रीलोकेशन कॉस्ट के लिए, एंड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। इन तीनों चीजों में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस फ्यूचर इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ही नहीं है। दूसरा, स्टाफ को रीलोकेट करना है और रीट्रेन करना है, उसकी भी प्रोविजन आप नहीं डाल सकते अभी। कहते हैं, the Anshalik Group also plans to recognize a provision for the cost of restructuring central company in the consolidated financial statements at the acquisition date. कहते हैं, in the long term, operating costs will be cut significantly with the aim of improving operating efficiency. The company is concerned about communicating the uncertain future impacts on the business of the decision to restructure to the investors. अच्छा, अब ये एक एथिकल इशू भी आ रहा है बीच में कि वो इन्वेस्टर्स को नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, एथिक्स वाले सवाल में तो एथिकल इश्यूज हैं, उसके अलावा भी हैं, तो अगर नजर आ रहे हैं हाईलाइट करो, बताओ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, बाय लॉ आंचलिक कंपनी मस्ट प्रोवाइड कॉपीज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड इंक्लूड इन्वेस्टर्स। अच्छा, अब ये अगर इन्वेस्टर फीडबैक इन द फाइनल डॉक्यूमेंट, अगर वो नहीं बताता तो इसका मतलब है वो लीगली फंस जाएगा, प्रोविजन उसकी भी आ जाएगी, कोई लोग केसेस कर देंगे इसमें। The finance team is struggling to produce a reliable forecast of the business performance for inclusion in the investors' documents. ये जी इसकी सारी अंग्रेजी है। दिस इज पार्ट वन। अब अगर इसके हम आंसर पे जाए, क्या कह रहे हैं? आंसर में जाए तो क्या कह रहा है? डेफिनेशन दे रहे हैं। IS 37 provision contingent liability and contingent asset defined a restructuring as a program that is planned and controlled by management and that materially changes the scope of the business or the way it is conducted. It includes sale or termination of a line of business, closure of business location, changes in management structure, and fundamental reorganization. In the case of Anchali Company, the restructuring is material and fundamental as the business is being reorganized into three companies. The change to Anchali Company would therefore meet the fundamental reorganization criteria as they will materially affect the focus of the company's operation. Constructive obligation के बारे में क्या कह रहे हैं? Restructuring obligations are recognized when there is a present obligation resulting from the past event and a reliable estimate of the cost can be made. A constructive obligation is an obligation with the entity's past practice, published policies, or current statement creates an expectation in other parties that it will accept and discharge certain responsibilities. Define key also. A constructive obligation to restructure arises when there is a formal plan that sets out the parts of the business and principal locations that are affected, the location, functions, and proximate number of employees whose services will be terminated, the expenditure that will be undertaken, and when the plan will be implemented and completed. Moreover, to create a constructive obligation, there must be a valid expectation in those affected that the entity would carry out the restructuring. इन्होंने वो कर दिया है। Normally, board CN does not itself establish a constructive obligation. This is because a valid expectation on the obligation will be discharged cannot be created until those affected are made aware of that plan. The formal plan was discussed in the meeting affected employees on 1st November. Assuming this was carried out in sufficient detail, a constructive obligation to restructure would have been created. On 3rd November X8, the board announced in a press release that some restaurants will close, and this announcement attracted significant publicity in the media. At this stage, the company cannot withdraw the commitment and therefore practically it cannot avoid the obligation. However, it is noted that constructive obligation had already been created on 1st of November 2018. The constructive obligation gets translated into contractual obligation when the enterprise enters into a binding contract in the process of implementing the board decision. This occurs on 10th of December when the company enters into binding contract to purchase new head office for the hotel and leisure. ठीक हो गया? नहीं, उससे पहले जब एम्प्लॉयज को बता दिए तब से कंस्ट्रक्टिव बन गया, और 10 तारीख से जब वो 10 तारीख को क्या हुआ था? नहीं, 10 तारीख को बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया। थर्ड को कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेस रिलीज से पहले जो अफेक्टेड पार्टीज हमने उनको बता दिया था कि भाई लात मारने लगे हैं आप। दूसरा एग्जिबिट जो है उसमें क्या कह रहे हैं?
कहते हैं Anjali को plans to close several restaurants in the period to 31st of March X9. The restaurants will slowly reduce their activities by stopping to offer inside dining and instead only offering takeaway services. Anjali company will therefore need some employees to remain in employment until the closure of restaurants in March X9. अच्छा ये उल्टा चल रहे हैं नॉर्मली जो बिजनेसेस नए स्टार्ट होते हैं वो टेक अवे से शुरू होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइन इन में बनते हैं जैसे ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है मे बी आप लोगों ने विजिट किया नहीं किया अनाटमी के नाम से ANATUMMY अब वो क्या सीन है वो एक डॉक्टर है लड़का जिसने अपना स्टार्ट किया है अब वो मेनली बर्गर्स हैं उनके बर्गर्स टैकोस और इस तरह की चीजें उनके बर्गर्स का नाम भी इस तरह की है मेडिकल वाली चीजों पे ठीक है एक है पता नहीं सर्जन कार्डियक अरेस्ट ठीक है इस तरह के बर्गर्स के नाम है उनके ठीक है अब उन्होंने अपना स्टार्ट किया टेक अवे से काम वो टेक अवे चला उनका चला 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 अभी उन्होंने मेरे ख्याल है कुछ अर्सा पहले रिसेंटली बेवरले में अपनी ब्रांच खोल ली है एंड इट्स चीप एंड गुड तो मतलब अगर तुम्हें जाना चाहिए तो प्लीज ये क्लोज कर उसने खोला है, मैं बता रहा हूँ वो डॉक्टर साहब इसके उल्टा चल रहे हैं ना वो भी शुरू कर रहे हैं बिजनेस जब वो कभी बंद करेंगे जिंदगी में खुदा ना खास्ता तो वो क्या करेंगे वो कहेंगे यार पहले डाइनर बंद कर दो ऐसे ऐसे टेक अवे पे आ जाओ क्वालिटी खराब करना शुरू कर दो लोग बोलेंगे ये लेकिन ये मुझे बेवकूफ लग रहे हैं लोग अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं takeaways Angelico will therefore need some employees to remain in employment until the closure of the restaurants in March X9. Each employee who leaves before closure will receive a 5,000 payment. Those who stay until the closure of the restaurant will receive a total payment of £11,000 or $11,000 on the termination date. अच्छा अगर जो पहले छोड़ेगा 5,000 मिलेंगे बाद में छोड़ेगा तो 11,000 लेकिन इट डिपेंड्स के बंदे को जॉब पहले मिल गई है कि नहीं मिली जिसको जॉब नहीं मिलेगी वो तो करता रहेगा एंड तक These payments were finally agreed with the employee representative on 3rd November. Anjalico will estimate that 200 employees will leave before closure of the restaurant and that 150 employees will stay until 31st March X9 बड़ी कंपनी है 350 बंदे इसके पास और ये सबको बेरोजगार करने लगे अच्छा A3 में इसने क्या करी In general, the cost of restructuring are recognized only when it meets the definition of restructuring as per IS 37 and the management has an obligation to proceed with it. Provisions are made as the best estimate of the expenditure required to settle the obligation. Only incremental costs that are directly associated with the restructuring should be included in the provision. Costs associated with ongoing activities such as the cost of training or relocating continuing staff cannot be included in Anjali's restructuring provision. Expenditure included in the provision should be discounted using pre-tax rate that reflects both the time value of money and the risk specific to the liability. Given the restructuring is anticipated to be completed by 31st of March X9, it may not be material. Provisions are never recognized for future operating losses and even in restructuring. Goodwill. Under IFRS 3 business combination, a provision for restructuring would be recognized as a liability for stencil company at the acquisition date if an obligation existed at this date. If so, it would increase goodwill arising on the business combination. In this case, the constructive obligation was established on 1st of November X8, but the acquisition of stencil company occurred on 20th of October X8. Therefore, the cost will not be recognized as a liability of stencil company acquisition. This means that the restructuring will not impact on goodwill, but instead be expense to profit or loss. Investor को जो communicate ना करने वाला role है, उस पे क्या कह रहे हैं? When communicating with investors about restructuring, it is important to be entity specific and set out simply and directly the company's plan. There is no point of disclosing information that is readily available outside the financial statements. For example, from the press release. The communication should be organized in a way that highlights the important matters. For example, the closure of some restaurants and the impact that this may have on the revenue and profitability. Mainly तो ये होता है ना investor के लिए कि revenue पे और profit पे क्या फर्क पड़ेगा. The fact that revenue will be challenged and unpredictable for the foreseeable future is important to the investors. कुछ अर्से के लिए रेवेन्यू आपका सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं हो सकेगा और चैलेंज सिचुएशन आएंगी चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाएंगी ये बताना जरूरी है उसको फिर क्या कहता है communicating this new uncertain outlook will be challenging for Angelico. Initially,
Anjali Co should disclose as much information as possible to investors. By law, Anjali must provide copies of restructuring related documents and incorporate investor comment in them. Anjali Co should have an ongoing dialogue with investors. Ongoing dialogue में रहना उनको confidence में रखना मतलब इसका ये है. For example, investors will be pleased that there has been an agreement with employee representatives, and this should be communicated to them. If there is no need to revise the plan, then investors should be informed at the earliest opportunity. Periodic updates should be given to investors to keep them informed through earning calls, press release, and telephonic conferences. Teleconference कहते हैं. Investors are reliant on the financial information provided by the companies. Investors should be informed that the company is dealing with unprecedented levels of uncertainty, that the finance team is struggling with producing a reliable forecast of business performance. सही बात है, उनका फिर हमारे पे जो एक reliability है वो कम हो जाएगी ना. The projected cost and the financial impact should be included in the communication. The company must be confident in any revised financial data that is issued as a second revision tends to provoke as much more negative reaction than the first. Anjali Co should emphasize that in the long term, the restructure will add value to the business and that restructuring is the way for companies to optimize the performance of their business. Companies often restructure during a downturn so that they are in a good position to take advantage of future improvements in business conditions. The company should set out the nature of the rationalization of their product offering as the company is switching to the three main business areas, which should improve efficiency in the long term. Investors should be told that operating costs will be cut significantly, again with the aim of improving operating efficiency across the business. Investors will only invest in a restructuring opportunity if they have confidence that the management can see the restructuring through. The fact that the restructuring will be completed by 31st of March X9 should give investors confidence क्योंकि जल्दी complete हो रही है. The starting point for any investment in the valuation of the company. If the prospect of the restructuring and the improved returns is already captured by the share price, then there would be no reason for investors to invest. Benefits क्या हैं इसके? कहते हैं employee termination benefits are provided in exchange for the termination of an individual employment outside the normal retirement. Employee termination benefits are are in the scope of IS 19 employee benefits rather than IS 37. अब ये भी एक चीज आइडेंटिफाई करनी थी कि ये प्रोविजन नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट वाले सेक्शन में आ जाएगा. ठीक है. The costs are recognized at the earlier of when company can no longer withdraw the offer of those benefits and when the company recognizes cost for restructuring under I-37. Assessing the point at which an offer cannot be withdrawn may be complex and depends on whether the employee's acceptance is required and whether the termination is voluntary rather than involuntary. In this case, the offer is involuntary, but there is a degree of further service required. Anjali company should therefore assess the terms and conditions of the termination benefits arrangement to ensure that the benefits are either termination or short-term employee benefits. Benefits conditional on future services are considered short-term employee benefits and are accrued over an employee service period rather than at a single point in time. The amount that Anjali Co would have to pay for terminating employees, regardless of whether employees stay or leave, before closure is 5,000 per employee. The termination of the employee's employment is a result of the entries received to close the restaurant. Therefore, Anjali Co should recognize a liability of 1.75 million for termination benefit. वो बाद में छोड़ते हैं, वो एक अलग कहानी है. लेकिन फिलहाल जो उसने सबको लाजमी पे करना है वो कितना है? 5,000 है. 350 एम्प्लॉई है तो कह रहा है 1.75 मिलियन की आप क्या करो, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो. According to IS 19, a termination benefit offer cannot be withdrawn once the plan establishes the termination benefit is sufficient details for employees to determine the type and the amount of benefit they will receive. This happens on 3rd of November when the benefit payable was agreed and with the employee representative. However, the termination benefits can be provided on 1st November because this is an earlier of the company can no longer withdraw क्योंकि उस दिन उनके साथ discussion हो गई है ना 1st November को. And when the company recognizes the restructuring cost. The extra benefit
that employee will receive if they remain until 31st of March X9 are in exchange for the services provided over that period are the short-term employee benefits. This is because Anjali Go expects to pay them before 12 months after 31st March, 31st December X8. मतलब वो अगले 12 महीने में देने से short term. Thus, an expense of $180,000. अब 180 से कैसे निकाला? 11 minus 5, 6,000 एक्स्ट्रा देने divided by 8, 6,000 into 5, 150 divided by 5 is recognized in each month until 31st of March X9. 5 महीने कौन से जी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च. With the corresponding increase in the carrying value of the liability. यानी again debit expense और credit liability आप साथ साथ करते रहे. ये थी आपका मॉक जो है वो हमने पूरा डिस्कस करी. Honestly speaking, बहुत मुश्किल नहीं है ये. सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं. एग्जाम मैं आपको ये कहूंगा कि इससे ज्यादा टफ कंसिडर करो. अगेन ये मॉक है यार, एग्जाम नहीं है. ठीक है. टिप वो ये नहीं, डेली बेसिस पे एक एक पूरा पास पेपर लिखें टाइम्ड कंडीशन में, ताकि आपको एक तो ये पता चलता रहे कि आपको चीजें आ रही हैं. नंबर 2, आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाए. क्वेश्चन का जहां पे टाइम खत्म हो गया उसको छोड़ने की आदत. ठीक है. दैट विल इंक्रीज ना योर टेम्पटेशन टू कंप्लीट इट. आपको यार इस दफा नहीं हुआ, अगली दफा मैंने करना है. लेकिन वही बात है, शुरू के 4-5 जो पास पेपर्स हैं उनमें प्रॉब्लम होगी. उसके बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएगी, बेहतर होनी शुरू हो जाएगी. अब जैसे ये वाला मॉक जब आपने किया है, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उनमें आपका जो एक स्टार्ट करने से पहले डर होता था, इसमें वो डर नहीं होगा. ठीक है. अब जैसे मिस बता रही थी कि मॉक करने में उनको बड़े ईज नजर आई थी. रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक डाउन कर दिया, उसको इस तरह कर लिया. वो इजी तो है ना ये. ठीक है, वो तो मैं इसी से बात कर रहा हूँ. ठीक है. लेकिन अगेन शुरू करने से पहले भी इसको आपको डर नहीं इतना लगा होगा ना, जितने इससे पिछले क्वेश्चन या पास पेपर शुरू करते हुए आपको एक डर लगता था. जैसे लास्ट आपने बताया था, आपने सवाल पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, बंद हो गया. अब इसमें भी ऐसे ही हुआ होगा. ठीक है. सो ये था जी आपका मॉक एग्जाम.